प्यारे मित्रों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे महाजनपद और मगध साम्राज्य के स्थिति के बारे में। तो महाजनपद और मगध साम्राज्य में जैसे आप देखेंगे कि बौद्ध ग्रंथ के अगंतुर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महाजनपद का उल्लेख किया गया है। महाजनपद में शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, किंतु बजी एवं मल जो व्यवस्था था, राज्य था, इसमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। अब इसके बाद यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि महाजनपद में शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, किंतु बजी और मल में जो यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इसके नीचे यहाँ पे जो 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है, महाजनपद और इसकी राजधानियाँ जो आपके यहाँ तस्वीर में स्पष्ट किए गए हैं कि महाजनपद का उल्लेख जैसे बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और महावास्तु और जैन साहित्य भगवती सूत्र में देखने के लिए मिलता है। वैशाली की लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम ऐसा गणराज्य माना जाता है जो बजी संघ की राजधानी थी, जिसका गठन 500 ईस्वी पूर्व में किया गया था। इसमें से 16 महाजनपदों का जैसे नाम आप देखेंगे यहाँ, मत्स्य है, अवंती है, चेदी है, नर्मदा, इसके बाद तक्षशिला है, तक्षशिला है, कुरुक्षेत्र है, और ये सब 16 महाजनपद का नाम अलग अलग ढंग से ये सारे जो तस्वीर है, मानचित्र है, भारत के मानचित्र दर्शाए गए हैं, इस मानचित्र में स्पष्ट किए गए हैं। इसके बाद देखेंगे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला बजी महाजनपद गंगा के उत्तर में वर्तमान में के तिरहुत प्रमंडल में स्थित था, जो आज तिरहुत प्रमंडल कहा जाता है। यह कुल 8 कुलों का संघ था, जिसे विदेह कहा जाए। तो इसमें बजी हैं, लिच्छवी प्रमुख है, राज्य थे। लिच्छवी गणराज्य को विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है, जिसकी राजधानी वैशाली थी। कोली एवं शाक्य के भी महाजनपद कालीन गणराज्य थे, जिसकी राजधानी क्रमशः रामग्राम तथा कपिलवस्तु में अवस्थित था। यानी रामग्राम और कपिलवस्तु दोनों ही महत्वपूर्ण स्थान थे। इसके बाद आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला बजी महाजन गंगा के उत्तर में वर्तमान में कुल तिरहुत प्रमंडल में अवस्थित था, जो यहाँ वर्णन किया गया है। कोली और शाक्य भी महाजनपद कालीन गणराज्य थे, जिसकी राजधानी क्रमशः रामग्राम तथा कपिलवस्तु थी। अस्मक एवं महाजन पद है, जो कि दक्षिण भारत में अवस्थित है। महाजन पद एवं उसकी राजधानियों के रूप में यहाँ वर्णन किया गया है कि अंका चंपा था, प्राचीन नाम जो मालिनी मुंगेर में है। मगध है, गिरिब्रज जिसकी राजधानी गिरिब्रज कहा जाए या राजगिरी कहा जाए। मल दूसरा था, कुशीनारा जो पावापुरी हम कहेंगे। काशी है, वाराणसी इसकी राजधानी था। कौशल था, इसका श्रावस्ती या अयोध्या जिसको हम फैजाबाद कहते हैं। पंचाल था, इसका राजधानी उत्तरी यानी अहिछत्र और दक्षिणी काम्पिल्य के रूप में हम कह सकते हैं। कुरु था, इसका राजधानी इंद्रप्रस्थ था, या हम मेरठ जो दक्षिण पूर्व यहाँ हरियाणा कहेंगे। बजी था, इसका विदेह और मिथिला। मत्स्य था, विराटनगर, जयपुर। वत्स जो था कौशाम्बी, इलाहाबाद, वंदा। सूरसेन मथुरा में। चेदी सोथिवती, सुक्तमती। अस्मक जो था पोतन और पोटली। अवंती था उत्तरी और दक्षिणी महस्ती, गंधार, तक्षशिला और कंबोज, हटक, राजपुर कश्मीर में जो हम कह सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि मगध में सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहदर्थ था, जरासंध का पिता एवं बसु का पुत्र था। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज की स्थापना बसु ने की थी। हर्यक वंश जो पितृहंता वंश के रूप में कहा जाता है कि 444 ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक रहा था। और इसमें यह भी बात स्पष्ट किया जाता है कि जैसे आप देखेंगे यहाँ कि मगध राज्य जो था, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध जो राज्य था, यहाँ हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, जो यहाँ हर्यक वंश था बौद्ध धर्म के समर्थक थे। शिशुनाग वंश जो था, शिशुनाग वंश यानी कि इसका विवरण जो होगा, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को एक योग्य अमत्य के अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की नींव रखी गई थी। और इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे कि नंद वंश जो था, नंद वंश के संस्थापक महानंदिन जो महापदन नंद कहा जाता है। इनकी उपाधि एक राट और एक क्षत्रप था। भार्गव परशुराम का अवतार था। सर्व क्षत्रात्मक क्षत्रियों का नाश करने वाला था। मित्र जो था व्याकरणाचार्य यानी पाणिनि। और इसके बाद इसमें जैसे कहा जाएगा कि पुत्र जो 8वां हिस्सा लिया गया है, जो पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविषाणक, दशसिद्धक, कैवर्त और घनानंद अंतिम शासक के रूप में यहाँ कहा जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि बिंबिसार जो 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 492 ईस्वी पूर्व तक रहा था। बिंबिसार मगध साम्राज्य का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसे जैन साहित्यों में जैसे श्रोणिक भी कहा गया है। बिंबिसार की
पत्नी कौशल राज्य की महाकोसला थी, जो कि कौशल राज्य की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। और तीसरी रानी पंजाब में मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा थी। मगध की वास्तविक शत्रुता अवंती में थी, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। इसके राजा चंड प्रघोत महासेन का बिंदुसार से, ऐसे कहा जाए कि बिंबिसार से युद्ध हुआ था, परंतु दोनों के अंत में क्या हुआ कि युद्ध होने के बाद दोनों के अंत में उचित जन समझा तथा चंड प्रघोत को पीलिया रोग यहाँ हो गया था। फिर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रघोत के इलाज के लिए भेजा। अजातशत्रु 492 ईस्वी पूर्व से लेकर 460 ईस्वी पूर्व तक के अवधि में रहे। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ हुए थे, इसलिए इसे पितृहंता भी कहा जाता है। वह जैन और बौद्ध दोनों मतों का पोषक था। उसके शासनकाल में अगर कहा जाए कि 8वें वर्ष के युद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, और इस महापरिनिर्वाण प्राप्त होने के साथ जैसे अजातशत्रु जो थे पितृहंता के नाम से जाने गए। इसने राजगिरी में स्तूप का निर्माण करवाए थे। इसके शासनकाल में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इसके पुत्र उदयन जो थे, इनकी हत्या भी की थी। इसने अपने संपूर्ण शासनकाल में उसने विस्तार की आक्रामक नीति को अपनाया था। उदयन जो थे, उदयन 460 से लेकर 444 ईस्वी पूर्व तक अपने पिता अजातशत्रु की हत्या उन्होंने भी किया था। उदयन मगध के सिंहासन पर बैठे थे, इसलिए इसे पितृहंता वंश के नाम से जाना गया कि एक पुत्र अपने बाप की हत्या करके राजा के सिंहासन पर बैठते हैं। अब इसके बाद आता है शिशुनाग वंश, जो 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 344 ईस्वी पूर्व तक रहे हैं। शिशुनाग जो 412 से लेकर 398, यानी कि इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज्य को जीतकर उसने मगध राज्य में मिलाना था। उसने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित की थी। कालाशोक जो थे, उपनाम इसका काकवण थे। 394 पूर्व से लेकर 366 पूर्व तक उसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थापित किया। इसके बाद पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाने का काम किया गया। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि कालाशोक जो थे, इनके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल किया गया, इसका आयोजन हुआ था। इसके बाद नंद वंश आया। नंद वंश जो थे वह 344 ईस्वी पूर्व से लेकर 322 ईस्वी पूर्व तक शासन व्यवस्था में रहे। इस वंश के संस्थापक जो थे महानंदिन थे। महानंदिन ने नंद वंश की स्थापना की थी, परंतु एक शूद्रदासी पुत्र होने के कारण महापद्मानंद ने इसकी हत्या भी कर दी थी। जो इनका जन्म हुआ था 356 ईस्वी पूर्व में। पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, मकदूनिया के राजा थे। और इसके बाद सिंहासनारूढ़ होने के साथ अगर कहा जाए कि यहाँ यह फिलिप के बारे में जानकारियाँ हैं, तो इस तरह से अगर हम कहें कि कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और नंद वंश की स्थापना जब की गई थी। इसके बाद इस वंश के महानंदिन राजा हुए थे। नंद वंश के महानंदिन ने नंद वंश की जो स्थापना की थी, और वह दासी पुत्र थे। दासी पुत्र होने के कारण जैसे मैंने यहाँ वर्णन किया था कि महापद्मानंद ने इस वंश की हत्या कर दी थी। महापद्मानंद वंश की स्थापना होता है 344 ईस्वी पूर्व से लेकर 322 ईस्वी पूर्व तक। और इस तरह से महापद्मानंद स्वयं एक राट कहा गया, यह संपूर्ण मगध साम्राज्य का शक्तिशाली शासक था। महापद्मानंद सर्वप्रथम कलिंग विजय की तथा वहाँ एक नहर की खुदाई करवाया था। इसके बाद संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्मानंद के मित्र थे। घनानंद का जो समय आता है, घनानंद में कहा जाता है महापद्मानंद नंद वंश के अंतिम सम्राट थे। इसे ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमिज भी कहा गया है। घनानंद के में शासन में 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया था। यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। जनता पर एकाधिपत्य कर लगाने के कारण अगर कहा जाए कि जनता इससे बिल्कुल असंतुष्ट होती थी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थिति का लाभ उठाकर चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। इनके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तत्पश्चात अगर हम कहें कि पश्चिम नंद वंश के जो यहाँ जनता आधिपत्य के कारण जनता इससे बहुत ही असंतुष्ट थी। इतनी असंतुष्ट थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस स्थिति का काफ़ी लाभ उठाए थे। और लाभ उठाने का एक कारण है कि चंद्रगुप्त मौर्य का लाभ उठाने के कारण चाणक्य ने के मदद से घनानंद की हत्या करके और मौर्य वंश की स्थापना कर दिए थे। इसके शासनकाल में सिकंदर भी भारत में आए हुए थे, भारत में आक्रमण किए हुए थे। अब इस तरह से ये वीडियो यदि आपको पसंद आता हो तो आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ऑल। That's so. Thank you to all of you.